नमस्कार। एसएन सुजला में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मित्रों, ठीक 12 महीने पहले हमने हमारे राजस्थान के दिग्गज नेता सुजानगढ़ के लाडले विधायक और राजस्थान के कैबिनेट मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल को खो दिया था। आज उनकी प्रथम पुण्यतिथि है और अनेक कार्यक्रम आज आयोजित किए गए। अनेक स्थानों पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सुजानगढ़ में गौशाला में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। श्रद्धांजलि सभाएँ आयोजित की गई। 12 महीने पहले मुझे याद है शमशान में, क्योंकि राजस्थान के अनेक मंत्री यहाँ पर पहुँचे थे और हजारों लोगों ने उनको विदाई दी थी। और मैंने एक इंटरव्यू किया था भाव क्षण में मनोज जी से, क्योंकि एकदम नए व्यक्ति, कभी राजनीति में कोई रुचि नहीं। मैंने पहली बार देखा कि किसी कैबिनेट मंत्री का इकलौता बेटा हो और उसकी राजनीति में रुचि नहीं हो या किसी तरह का इंटरफेयर नहीं हो। वरना हम अखबारों में पढ़ते हैं कि जो विधायकों के, मंत्रियों के पुत्र किस तरह के होते हैं, लेकिन एक साधारण जीवन जीने वाला युवा अचानक पिताजी के देहांत के बाद में राजनीतिक में आना पड़ा, यह कहा जा सकता है। और बहुत सारे लोगों ने निवेदन किया और मैंने जब शमशान में उस चिता की अग्नि में उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि मैं इसीलिए आ रहा हूँ कि मुझे उनके सपनों को पूरा करना है। 12 महीने हो गए हैं उनके देवलोक गमन को और लगभग 6 महीने हो गए हैं मनोज जी मेघवाल को विधायक बने हुए। आज इस पुण्यतिथि के दिन पर मैं विधायक जी से बातचीत करने के लिए आया हूँ। सबसे पहले मैं उस पवित्र आत्मा को, हमारे सुजानगढ़ के महानेता मास्टर भंवरलाल मेघवाल को प्रथम पुण्यतिथि पर सत नमन करता हूँ और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आइए बातचीत करते हैं मास्टर भंवरलाल जी के इकलौते पुत्र विधायक मनोज जी मेघवाल सुजानगढ़ से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज सबसे पहले हम पिताजी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अनेक कार्यक्रम आज सुजानगढ़ में आयोजित किए गए और जगह जगह रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। लोगों ने बड़ी श्रद्धा के साथ आज उनको याद किया। तो सबसे पहले जानना चाहूँगा किस तरह के कार्यक्रमों में आज आपने भाग लिया? आज सबसे पहले सुबह गोपाल गौशाला में जाके वहाँ गायों को चारा खिलाना, गुड़ खिलाना और वहाँ जो करना था वो किया गौशाला में। वहीं से शुरुआत करके फिर कांग्रेस कार्यालय में उनको श्रद्धांजलि का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रखा था, उसमें सम्मिलित हुआ। उसके बाद में 11 बजे का पहले से तय था सर्वधर्म प्रार्थना सभा का कार्यक्रम और वहीं श्रद्धांजलि का था, जहाँ शहर के लोगों बड़ी संख्या में आकर उनको श्रद्धांजलि दी। लोगों के बहुत दिनों से आ रहे थे कि हम श्रद्धांजलि देना चाह रहे हैं, बहुत इकट्ठा से। पर जब इतने है तो हमने कहा कि आप अपने गांव के स्तर पे ही रख लो, क्योंकि अभी फसल का एकदम जो कटाई का समय हुआ है और लोग फसल इकट्ठी कर रहे हैं, तो पूरा दिन नहीं करा कर वहाँ ज़्यादा लोग सम्मिलित हो सकते हैं, क्योंकि लोगों का जुड़ाव बहुत ज़्यादा है। पहले पुण्यतिथि थी तो फिर ये तय हुआ कि भी गाँव का कोई भी यहाँ नहीं आके आप अपने स्तर, अपने क्षेत्र अपने तो लगभग हर गांव में आज कार्यक्रम रखा उन्होंने। श्रद्धांजलि का हर जगह हुआ, कई जगह रक्तदान शिविर का भी हुआ। मैं भी सांडवा के जहाँ रक्तदान शिविर था अभी जाके वहाँ आया हूँ। और बाकी पूरे अभी समाचार आ रहे हैं, बहुत लगभग जिलों में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आज आयोजित किए हैं। बिल्कुल, पूरे राजस्थान में इस तरह के कार्यक्रम हुए हैं। देखिए, इस युवा की सबसे बड़ी खासियत अभी क्या कहा कि फसल कटाई का समय है, हम नहीं चाहते कि किसानों को नुकसान हो, तो हमने उनसे कह दिया कि अपने क्षेत्र में कार्य करें। ये सहृदयता का एक नमूना है जो अनेक बार मनोज जी मेघवाल में मैंने देखा है। मनोज जी, 12 महीनों में अनेक बार मेरे में कुछ आया, लेकिन मैंने नहीं पूछा, क्योंकि अभी मैंने भी सोचा कि एक त्यौहार भी नहीं निकला। हमने एक भावुक निर्णय जो इंटरव्यू किया था शमशान में, उसमें आपने छोटी सी अपनी भावना व्यक्त की थी। अब मैं जानना चाहूँगा कि जिस दिन ये घटना हुई थी, आप बिल्कुल राजनीति में नए आए, क्योंकि आपकी रुचि नहीं थी और मैं भी आपके मित्र की तरह हूँ, मैं भी अनेक बार आपसे मिला हुआ था। तो जब अचानक वो चले गए उस समय, तो उसमें दिमाग में क्या चल रहा था जब लोग आपसे निवेदन कर रहे थे कि आपको चुनाव लड़ना है, आपको राजनीति में आना है? तो एक दुखद घड़ी में इस तरह का निर्णय लेना किस तरह का निर्णय था और दिमाग में क्या था आपके? हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे। देखिए, उस समय तो परिस्थितियाँ बहुत अलग थी, सोचने वाला समय नहीं था जी। पर जब वो दिन था तो उस दिन सब लोगों का एक ही था कि इनको 5 साल पूरे करने चाहिए थे। जी। विशेष तौर से सुजानगढ़ को बहुत ज़्यादा उस समय सब यही कहते कि ये 5 साल उनके बहुत ज़रूरी थे। 6 महीने से 8 महीने उस समय
कोरोना का लगभग क्योंकि 6 महीने वो बीमार रहे थे, 2 महीने पहले मार्च में कोरोना का आ गया, 8 महीने तो वैसे ख़राब हो गए थे उस समय। और अब अगर वो ठीक होके आते तो उस समय करीब 3 साल से ज़्यादा बच रहा था। तो यहाँ के लोगों को बड़ी अपेक्षाएं थी, बड़ी जो उम्मीदों से उन्होंने जिताया था, तो उनके ये था कि अगर ये कार्यकाल पूरा कर देते हैं तो बहुत से उनके जो लोगों के सपने थे कि इस बार पूरे हो जाएंगे। तो यही सोचकर जब वो पूरे दिन वो बात चल रही थी, लोग जब सांत्वना दे रहे थे तो ये कह रहे थे कि अचानक चले गए और विशेष तौर से बहुत बड़ी सुजानगढ़ को क्षति होगी कि वो कार्यकाल अपना पूरा नहीं कर पाए। इसलिए कैसे ही करके उनके उन सपनों को जो कुछ हैं वो पूरा करो, हमारी अपेक्षाएं पूरी करो। तो उसको देखते हुए फिर सबकी भावनाएं उस समय यही थी। और आपने देखा भी होगा कि एक मत एक सुर से यही भावना थी कि मैं चुनाव यहाँ से लड़ूं। पार्टी की भी यही राय था, इसलिए उस समय चुनाव लड़ने का फैसला किया। चुनाव भी लड़ा, जनता ने भारी मतों से जिताया भी। और इस 8 महीने के दौरान बहुत से उनके ऐसे काम थे जिनको पटरी पे लेके आए, बहुत से काम ऐसे हैं जिनको पूरा किया है, बहुत से ऐसे काम हैं जो पूरे होने वाले हैं आने वाले समय, और कुछ बचे हैं तो वो उनको भी पूरा करेंगे। उनका बहुत बड़ा सपना था कि भी कन्या महाविद्यालय का वो इस बार वो सोच रखा था, तो वो मुख्यमंत्री की बात पहुँचे, पर उन्होंने बड़ी सहजता से उनके नाम से ही स्वीकार किया, कॉलेज खोल दिया। रेलवे जो ओवरब्रिज का था, बहुत बड़ा सुजानगढ़ का इशू था, जिसकी भी मुख्यमंत्री घोषणा कर दी। उस काम में भी अब 2 बार कैंसिल होने के बाद तीसरी बार जो डीपीआर की है टेंडर वो स्वीकृत हो चुके हैं। अब डीपीआर का जो 90 दिन है उसके अंदर हो जाएगा, क्योंकि पहले डीपीआर का टेंडर हुआ वो रिजेक्ट हो गया था, दोबारा भी हो गया था, पर तीसरी बार अब स्वीकृत हो गया है। तो वो काम चलिए ये बात भी हम करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें मेरे मन में जो मैं आज वो बातें करना चाहता हूँ आपसे। चलिए, आपने ये सोचा कि लोगों की बहुत सारी आशाएं हैं, मास्टर मोहल्ला जी मेघवाल को 5 साल दिए हैं और वो नहीं कर पाए, तो मैं करने की कोशिश करूँगा। लेकिन जो व्यक्ति घर में रहे, कभी आपने उनके मंच पे कभी नहीं गए, आपने कभी नहीं देखा। हाँ, चुनाव होता था तो अब आप रूम में ज़रूर बैठे रहते थे। तो जब ये लोगों ने आपके ऊपर ये जिम्मेदारी डालने का प्रयास किया कि नहीं आपको लड़ना है चुनाव, आपको ये करना है, तो उस समय दिमाग में क्या चल रहा था? क्योंकि आपने माहौल तो सारा घर में देखा है, किस तरह से एक दबाव रहता है, किस तरह से लोग आते हैं, अधिकारी आते हैं और अपने काम की बहुत सारी अपेक्षाएं भी रहती है। तो आपको लगा कि इतनी सारी अपेक्षाएं बिना अनुभव के मैं पूरा कर पाऊंगा? जी, ये तो ज़रूर था कि चुनौती तो थी, पर समय के साथ चुनौती भी आती है, उसको पूरा होते हैं। और जो कठिनाई आती है तो उसका रास्ता भी अपने आप होता है। बिल्कुल। क्योंकि को कहावत है कि जब जिधर पथ होगा अपने आप रास्ता निकल के आ जाएगा, कहीं ना कहीं तो पहुंचेगा। धरती गोल है, जहाँ से जाओगे घूम के वह आओगे, ये नहीं है कि कहीं जाके ख़त्म हो जाएगा। इसलिए वो ही था कि भी अब एक्चुअली हुआ क्या कि जो 18 दिन पहले बड़ी बहन का निधन हुआ, तो उसके बाद में ही थोड़ा सा ऐसा माहौल हो गया था। क्योंकि उस दिन लगातार 12 दिन में यही रहा। संयोग ऐसा था कि उस समय पंचायत चुनाव के फार्म भरने का काम चल रहा था, अगर आपको ध्यान हो। बिल्कुल था। और जिस दिन उनके 12वां दिन था उसी दिन नॉमिनेशन की लास्ट डेट थी जी। तो वो 12 दिन में भी लगभग माहौल वही बन गया था कि एक बार काम देखना है, करना है। वो बीमार है मंत्री जी, बड़ी बहन रही नहीं। हाँ। तो उस 10-12 दिन में भी साथ में, क्योंकि पंचायत चुनाव उसमें चल रहा था, न फार्म का था, लोग बड़ी संख्या में आ रहे थे, सांत्वना भी दे रहे थे, दुखी मन से चुनाव की भी बात मजबूरी में कर रहे थे। आप मेंटली रूप से थोड़ा प्रिपेयर उस समय हो गए थे, उस तरह की चर्चा जब चली? हाँ, थोड़ा सा वो माहौल शुरू हो गया था। बिल्कुल। हालांकि लोग झिझक रहे थे बात करने में, खुल पे नहीं कर रहे थे, पर वो परिस्थिति थी कि भी नॉमिनेशन होना था, उसकी डेट फिक्स थी। बिल्कुल। तो लोग आ रहे थे, सांत्वना के हिसाब से आ रहे थे, पर बीच में वो चुनावी बात भी लेके कर रहे थे कि भी बात, क्योंकि पंचायत चुनाव गांव से जुड़ा हुआ था, उनको लड़ने थे। तो मंत्री जी थे नहीं और सबको पता था कि लंबे समय में बीमार हैं, क्या हो क्या नहीं हो, कब वो ठीक के आएंगे। जब तक
अब कैसे काम चले। इसलिए वो माहौल उस समय 10-12 दिन तक उस समय भी यही रहा था, चुनावी माहौल। और उसके बाद में तो अचानक फिर होना ही था, क्योंकि उसके बाद तो एक के बाद एक पंचायत चुनाव हुआ, नगर परिषद के चुनाव हुए, उपचुनाव हुए, चुनावी माहौल में बीता सारा चुनाव में रहा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, ये बात तो सारी हो गई। अब चुनाव हुए, आपने अच्छी जीत भी दर्ज की और काफ़ी हद तक वास्तव में लोगों को संतुष्ट भी किया। ये शुरुआती जो दौर था जीतने के बाद में, उस समय की चुनौतियाँ किस तरह की रही, उस तरह के अनुभव कैसे रहे? कुछ खट्टे या कुछ मीठे हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि शुरुआत में राजनीति बिल्कुल नया होना और विधायक बनना, उसके बाद में जो अच्छी चीज़ें आपको क्या लगी और कुछ ऐसी चीज़ें कड़वी लगने वाली, वो थोड़ी सी हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, चुनाव जीतने के बाद तो 2 महीने घर में कैद रहे। हाँ, वो लॉकडाउन बहुत उस दिन, रिजल्ट वाले दिन लॉकडाउन लग गया था। और आप पॉजिटिव भी थे। हाँ, उसी दिन पॉजिटिव का भी वो आया। और 1.5 महीने तो लगातार लॉकडाउन, कंप्लीट लॉकडाउन रहा। बिल्कुल। उसके बाद धीरे धीरे पाबंदियाँ हटी। करीब 2 महीने बाद जयपुर जाना हुआ चुनाव के बाद। इसलिए चुनाव के बाद में तो एक बार का माहौल कोई बना ही नहीं। उस समय तो एक ही माहौल था, क्योंकि इस बार कोरोना बड़ा भयंकर प्रकोप था, विकट समय आया, बहुत कठिन समय था वो। तो उस समय तो कोई काम, कोई राजनीतिक बात या कोई क्षेत्र की बात या कोई बात या किसी से मिलना या जुड़ना कुछ था ही था। एक ही था कि कैसे इस कोरोना के प्रकोप से लोगों को बचाया जाए, कैसे कितनी अपन मदद कर सकते हैं। तो वो 1.5-2 महीना तो उसी में ही लगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि एक बार तो ये आता है हाहाकार मच गया था। आपने भी देखा होगा, ऑक्सीजन की इतनी ज़बरदस्त पूरे देश में किल्लत हो गई थी। और उसके बाद में भी धीरे धीरे माहौल सुधरने में समय लगा। तो शुरुआती दौर तो 2 महीने ऐसे ही लग गए। उस 2 महीने के बाद में फिर मैं जयपुर गया। उसके बाद में देखे क्या क्या काम है, उसके बाद में उन कामों को समझा। उसके बाद में मुख्यमंत्री जी से भी हम मिले, बहुत टाइम बाद में मिलना हुआ, क्योंकि वो भी किसी से उस समय मिल नहीं रहे थे, कोई किसी नहीं मिल रहा था। सही है। फिर जो क्षेत्र की कुछ बातें थी वो आई, और उसके बाद में ट्रांसफरों का भी बीच में खुल गया। तो एक तरफ वो भी था, दूसरी तरफ विकास की और की बातें वो भी देखी करी। और अब 2 महीने से प्रशासन गांव के साथ आ गया। तो 6 महीने में 2 महीने कोरोना में गए, 2 महीने थोड़ा सा काम में चले, तो अब 2 महीने प्रशासन शहर और गाँव में, अब सुजानगढ़ में 2 महीने से बैठे हैं। और प्रशासन गांव और शहरों के अभियान है, इसको कोशिश कर रहे हैं कि इसको कैसे सफल बनाएं। कैसे मुख्यमंत्री जी को भावना है कि लोगों को इस जो प्रशासन गांव और शहरों के माध्यम से ज़्यादा है, उसी में अब लगे हुए। कभी ऐसा लगा है कि वास्तव में ये राजनीतिक पारी तो काफ़ी कठिन है, कभी अपसेट हुआ मन की बहुत ज़्यादा बोझ हो रहा है, आज मन में कभी इस तरह की भावनाएं आई? मन में तो कई बातें आती हैं, पर राजनीतिक डगर होती कठिन ही है। 2 कारण है। एक तो खुद के लिए समय नहीं रहता, दूसरा व्यापार के लिए समय नहीं रहता, तीसरा परिवार के लिए समय नहीं रहता, वो दिक्कत है। और तीसरी, कई बार सच्चे आदमी की ये समस्या हो जाती है कि वो झूठ बोले तो कैसे बोले, क्योंकि राजनीति में सच और झूठ का भी बहुत बड़ा खेल है। वो भी मैंने देखा है, क्योंकि मेरे जैसा सच बोलने वाले आदमी को वो भी कई बार दिक्कतों का सामना राजनीति में तो बहुत दिक्कत होती है। तो ये भी बहुत बड़ा है कि सबसे बड़ी समस्या है कि कैसे लोगों को सच झूठ करके और उसको निकाला जाए। ये बहुत बड़ी है, क्योंकि सच कोई सुनना नहीं चाहता और झूठ कहना किसी की आदत में नहीं होता। वहाँ थोड़ा सा टकराव आता है, वहाँ यह लगता है कि ये गलत पेशा है, ये गलत है, ये समाज सेवा नहीं है। तो साथ में इसमें कुछ सच झूठ भी बहुत ज़्यादा है, यानी समझौता करना पड़ा कई बार। हाँ, कई बार कभी समझौता करना पड़ता है। व्यापार में ध्यान दिया आपने। मास्टर मोहनलाल मेघवाल का सारा व्यापार आप संभाल रहे थे। एक व्यापारी मनोज मेघवाल और एक विधायक मनोज मेघवाल में किस तरह से कॉम्बिनेशन किया आपने शुरुआत में? जैसा अभी आप कह रहे थे, पारिवारिक मामला, व्यावसायिक, राजनीतिक, ये इतने सारे में अपने लिए वक्त नहीं निकलता। देखिए, लॉकडाउन जो शुरू हुआ था अप्रैल में जी, उस समय बहुत से काम धंधे जो थे उस समय लॉकडाउन में बंद हुए थे। और लॉकडाउन में पिताजी बीमार हो गए थे। तो और उसके बाद में वो 6 महीने अस्पताल में रहे थे। तो उसके बाद जो कुछ काम तो जो है वो
लॉकडाउन के वो लोग ही हैं, लोग ये हैं। उसके बाद में वो शुरू ही नहीं हुए। और अब मुश्किल है क्योंकि दूसरा कोई है नहीं, इसलिए बहुत सी है। पर ये है कि उसमें और उसमें फ़र्क बहुत है। वो एक सीमित दायरा है, सीमित लोगों से मिलना, बिल्कुल बिल्कुल सीमित लोगों को संतुष्ट करना और सीमित लोगों को हैंडल करना। बिल्कुल। इसका दायरा बहुत बड़ा है, लिमिटेशन कोई है नहीं। और दूसरी चीज़ है, संतुष्ट किसी को आप कर नहीं सकते और दी एंड कहीं है नहीं। क्या बात एक चीज़ पूरी करोगे तो दूसरी चीज़ सामने आएगी। स्कूल खोल दी तो मास्टर नहीं है, मास्टर आ गया तो अच्छा नहीं पढ़ाता, अच्छा पढ़ाता है तो वो हमें पसंद नहीं है। कमरे नहीं है कहीं, वो नहीं है। तो मतलब एंडलेस नहीं है, ये एंडलेस जॉब नहीं है पहले तो ये। और दूसरा इसका कोई ये नहीं है, इसका दायरा बढ़ना ही है, जितना आप बढ़ाओगे बढ़ता ही जाएगा, ये है। एक प्रश्न दिमाग में, आपने कहा कि व्यापार करने वाला मनोज व्यापार में था। बहुत सारे लोग कहते हैं कि राजनीति भी व्यापार हो गई है, लगता है आपको ऐसा? हाँ, ये भी होता है क्योंकि दिख भी रहा है, कई बार ऐसी चीज़ें सामने आती है, कई कई लोगों की ऐसी बात आती है तो समझ में आता है कि कई लोगों का पेशा भी है। वहाँ पर क्या धर्म संकट खड़ा हो जाता है आपके लिए? नहीं, अपने लिए कोई धर्म संकट नहीं है, अपने वहाँ अपने कोई धर्म संकट नहीं है, अपने कोई लालच नहीं, इसलिए अपने कोई धर्म संकट नहीं। चलिए अब एक अहम सवाल, कौन सा ऐसा काम है, आज प्रथम पुण्यतिथि है, उस दिन आपने अग्नि की साक्षी में बहुत बड़ा संकल्प किया और वो सारे संकल्प पूरे किए। आज प्रथम पुण्यतिथि में ऐसा कौन सा आपने संकल्प किया जिससे सुजानगढ़ की काया पलट हो जाए? सुजानगढ़ शहर की, शहर के लिए मेरा ये मुख्य समस्या शहर ही है। हाँ, शहर की सबसे बड़ी समस्या अभी भी सीवरेज का बचा हुआ काम और ड्रेनेज है। उसको है कि भी कैसे इसको स्वीकृत करा के और जो सीवरेज का जो सेकंड फेज़ है उसको लेके पूरा शहर उसमें ले और उसके बाद ड्रेनेज की समस्या सुधरे। तो ये है कि इसको बचा हुआ काम है, इसको लिए मुख्यमंत्री जी से मिलके कोशिश है कि इस बजट में इसके लिए ये क्यों लटका हुआ, आपको क्या लगता है? नहीं, लटका हुआ नहीं है ये, इसका फर्स्ट फेज़ का काम अभी पूरा नहीं हुआ है। हाँ वही तो कह रहा हूँ। हाँ, वो थोड़ा सा डिले है, हालांकि मार्च 22 तक का काम है, मार्च 22 तक है, तो अब समय कम रहा है, इसलिए अब थोड़ा सा है कि भी मार्च 22 आने वाला है, उससे पहले पहले पूरा हो। और उससे पहले पहले हालांकि वो उसको जो अपने सेकंड फेज़ है उसकी डीपीआर की आ गई है वहाँ अपने ये कि भाई अब डीपीआर बनाओ उसकी और उसके बाद में जो बजट सेंक्शन है वो होना है। तो उम्मीद है कि इस बजट में हम सेंक्शन करा दें। मनोज जी, सबसे बड़ा सवाल, शहर की बात हम कर रहे हैं, सुजानगढ़ की सबसे बड़ी समस्या है हमारा यहाँ का यातायात सिस्टम। और अभी मास्टर प्लान आया, पहले भी आया, मंत्री जी के काल में भी, अभी आया, फिर भी इसमें सबको पता है कि कोई बहुत ज़्यादा अच्छा काम नहीं हो रहा है। आपको नहीं लगता कि डीडवाना की तरह सुजानगढ़ भी, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या हो गई है ट्रैफिक जाम होना, संकड़ी सड़कें होना, आपको नहीं लगता कि ये मास्टर प्लान इस बार हो ही जाना चाहिए? सुजानगढ़ के मार्केट की दशा सुधर जानी चाहिए। बहुत बड़ी आम आदमी को परेशानी, व्यापारी को परेशानी, वाहन चालकों को परेशानी, टैक्सियों की परेशानी इसके कारण है। इसका आपके पास कोई प्लान है कि इस दशा को सुधारा जाए? क्योंकि एक शहर की सौंदर्यीकरण जब होगा उस समय मनोज मेघवाल का नाम अमर होगा कि ये शहर की दशा मनोज मेघवाल ने सुधारी थी। देखिए, जोनल प्लान है जो तो कुछ ही दिनों में स्वीकृत होकर आ जाएगा जी, पर उसमें सबसे बड़ी जो आप बता रहे हैं कि सड़कों की जो संकड़ी सड़कें हैं, हाँ, ये बड़ा कठिन काम है। क्योंकि मास्टर प्लान में तो जरूर सड़कों की चौड़ाई है जो आएगी, हाँ, उसमें निर्धारित है कि इससे कम सड़क नहीं हो सकती। हाँ, पर जो शहर का विशेष तौर से घंटाघर से चारों कोनों से निकल के और अंदर का शहर है उसको देखें तो ये सैकड़ों साल पहले का बसा हुआ है। बिल्कुल। और इसको काट छांट करना या छीलना बड़ा मुश्किल काम है, बहुत उसमें दिक्कत है। तो फिर डिवाइडर कैसे बनेंगे फिर इन सड़कों में? अभी एक आया था कि सौंदर्यीकरण करने वाले हो आप, उसके लिए तो अभी तक अपन ये कर रहे हैं कि स्टेशन से लेके और जहाँ तक ये अपने विवेकानंद मार्केट तक है, हाँ। एक बार फर्स्ट में उसी को ले रहे हैं। लेकिन समस्याएं आगे ही आ रही है, जो ट्रैफिक की समस्या है वो आगे वाली समस्या, आगे बहुत संकड़ा रास्ता है। हाँ। और दूसरा है कि पैरेलल रास्ते हैं वो भी उससे संकड़े हैं। हाँ। ये तो दिक्कत है शहर की।
मास्टर प्लान आ जाए, उसमें फाइनल क्या लेआउट आता है फिर उस पर चर्चा करेंगे। कोशिश करेंगे अगर संभव हुआ तो उसको भी करने की। आखिरी सवाल, मुख्य एक और समस्या जो अक्सर हम अखबारों में पढ़ रहे हैं कि सबसे ज़्यादा व्यक्ति को चिकित्सा चाहिए। अभी बीमारियों का ही दौर चल रहा है, पहले कोरोना था, अब डेंगू आ गया है और बगड़िया चिकित्सालय में बहुत ज़्यादा भार है, पूरा शहर है, आसपास के गांव भी लगते हैं और आपने बहुत प्रयास किए, कोई कहने में कोई हिचक ही नहीं है मुझे, चाहे कोरोना काल अब भी हो, लेकिन इसकी ये दशा कैसे सुधर सकती है ताकि लोगों को आसानी से चिकित्सा सेवा मिल सके? ये काम मेरे मन में ज़रूर है कि इसके लिए कुछ न कुछ जी इस बचे हुए कार्यकाल में करूँ। हाँ। इसमें एक तो इस जो हॉस्पिटल है बगड़िया, इसका भार कम किया जाए, जी उसके लिए प्रयासरत हैं कि इसका कुछ पार्ट बाहर निकले। और दूसरा प्रयास ये है कि हम ज़मीन देख रहे हैं कि थोड़ी बड़ी ज़मीन आसपास मिल जाए तो इसके जो मेन है उसको उधर शिफ्ट कर जाए और इसमें छोटी मोटी कोई अस्पताल चलता रहे। जैसे और भी अपनी डिस्पेंसरियाँ बन रही है, चाहे चांदबास है, मांडेता में अभी काम शुरू हुआ है, उस हिसाब से ये भी चलता रहे छोटा मोटा हॉस्पिटल। और इसका जो मेन जिसमें भार ज़्यादा है, जो पेशेंट ज़्यादा है, उसको थोड़ा शहर से बाहर निकाला जाए। ये प्रयास रहता है कि ज़मीन मिल जाए तो उसके बाद में बजट सेंक्शन करा के और नया भवन बना के उसमें शिफ्ट किया जाए, क्योंकि शिफ्ट करने के बाद अल्टरनेट है नहीं, क्योंकि ऊपर इसमें बिल्डिंग बन नहीं सकती और ये हो नहीं सकता कि पुरानी बिल्डिंग है और अंदर अब बैठने के लिए जगह नहीं है, बेड लगाने के लिए है नहीं है। तो इसका उपाय यही है कि या तो ये बाहर निकले या एक बार हॉस्पिटल शिफ्ट होकर पूरा ये इसका कंप्लीट डिस्ट्रॉय हो और नया भवन बने मल्टी स्टोरी। इसके लिए कोई खाका तैयार किया गया है? पहला अभी एक प्लान अभी एक बार मैं देख रहा हूँ कि अगर ज़मीन मिल रही है तो बाहर ही शिफ्ट कर दिया, क्योंकि दूसरी समस्या ये है कि अगर यहाँ बना भी दिया तो ट्रैफिक, अभी आपने बात की, ट्रैफिक कहाँ जाएगा? खड़ी करने के लिए गाड़ी खड़ी करने के लिए वहाँ जगह नहीं, मोटरसाइकिल के लिए भी वहाँ जगह नहीं है, एम्बुलेंस के लिए एम्बुलेंस की जगह नहीं है। तो जगह तो वो है जो है ही है। भवन अगर अपन बड़ा मल्टी स्टोर कर देंगे पर पार्किंग कहाँ से लाएंगे, वो तो समस्या होगी। सड़क पे एम्बुलेंस घुसेगी कैसे, वो तो जो है वो ही है। इसलिए सबसे बढ़िया तो ये रह गया, अगर ज़मीन मिल जाए तो इसको हॉस्पिटल को शिफ्ट किया जाए, जहाँ प्रॉपर पार्किंग ही बने, रास्ता भी थोड़ा चौड़ा मिले ताकि एम्बुलेंस भी आसानी से घूमे, मोटरसाइकिल पे कोई पेशेंट आए, बाहर से गाड़ी पे आए तो उसकी खड़ी करने की जगह लगे। यहाँ अगर इसी कोई विचार आया था पहले कभी इसको दूसरी जगह एक बार हॉस्पिटल चला दें, कईयों ने सुझाव दिए कि स्कूल में लगा दो, बेद हॉस्पिटल में लगा दो, फतेहपुरिया में ले जाओ, एक साल वहाँ चला दो, यहाँ स्टोरी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना दो, बामासा बना देंगे, तैयार है, सरकार से बनवा दो। पर वो घूम फिर के आगे ये बाज़ार का ट्रैफिक का क्या करे, ये तो मेन मार्केट में है। अभी आपके मन में एक जो मुख से नाम निकला है फतेहपुरिया के पास जो ट्रॉमा सेंटर, वो तो बहुत अच्छी जगह है, उसका तो एकदम बिल्कुल वो बंद ही पड़ा है, उसको तो निश्चित रूप से यूज किया जा सकता है। उसका हम यूज़ करने के लिए कर रहे हैं, उसको जल्दी ही उसमें उसमें वो MCS यूनिट है, मातृ शिशु कल्याण वाली, उसको शिफ्ट करने के लिए हम प्रयासरत हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी बातचीत के लिए। एक बार पुनः हम आज आपके पिताजी हमारे प्यारे नेता आदरणीय मास्टर मोहल्ला जी मेघवाल को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। धन्यवाद आज बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। बहुत अच्छा लगता है इस व्यक्ति से बातचीत करके, बहुत सरल हृदय और सच्ची कहने वाला, और ऐसी ऐसी बातें कही जो किसी नेता में हिम्मत नहीं है स्वीकार करने की, वो बातें एकदम पूर्ण रूप से दिल से स्वीकार की है। और निश्चित रूप से आज इस पावन दिवस पर विधायक मनोज जी मेघवाल से बातचीत करके मुझे बहुत अच्छा लगा। हम आज के दिन पुनः भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस महान दिवंगत नेता की आत्मा को शांति प्रदान करें और मनोज जी ऐसे काम करें कि पिताजी का नाम भी स्वर्ण अक्षर में लिखा जाए कि एक वास्तव में एक बड़े नेता के एक पुत्र ने अच्छा काम किया, और वो भी मनोज जी भी अपने पिताजी के सपनों को पूरा कर पाए। आज ये हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। ऐसे अंशुल अगले मैं शिव कुमार तिवारी अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।